गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बच्चों, सबको गुड मॉर्निंग। राहुल सर कब आएंगे? सर ऑफलाइन खुलने वाले हैं क्या? एक बेटा, ऑफलाइन कब खुलेगा इसके बारे में डिसीजन तो मैं नहीं दे पाऊंगा। यहाँ की कंडीशन काफी अच्छी है, तुम देख रहे हो। तो जब भी गवर्नमेंट के गाइडलाइंस आएंगी उसके हिसाब से ऑफलाइन शुरू होगा। तो अभी ऑफलाइन के बारे में नहीं सोचना, जो चल रहा है उसको चलने दो, अपनी पढ़ाई करते रहना। राहुल यादव सर कब आएंगे? बस बहुत जल्द आने वाले हैं। आप लोगों के लिए खुशखबरी है, मैं सुना देता हूँ थोड़ी देर में अभी, ठीक ना, कि राहुल यादव सर कब आएंगे। ठीक, मैं ठीक हूँ बेटा। प्रियम कर्स अभी सुना दो सर। अभिषेक, इंतजार नहीं किया जा रहा है, एक आध 2 मिनट रुको यार, फिर सुनाता हूँ। मुझे पता है खुशखबरी सुनना चाहते हो, बहुत जल्द सुनाऊंगा। मैसेज किस पे करना? होस्ट पे करना बेटा ना, मैसेज होस्ट पे करना है। सर ऑफलाइन में अबे इतने मैसेज कर रहे हो तुम लोग, मैं पढ़ तक नहीं पा रहा हूँ। सर जल्दी बता दीजिए, बहुत जल्दी बता रहा हूँ। राहुल यादव सर कब आएंगे? बस अगली क्लास आप लोगों की राहुल यादव सर लेंगे, ये आपके लिए खुशखबरी है। आज लास्ट क्लास है, मैं लूंगा, ठीक ना। तो मेरे तरफ से आपकी आज ये लास्ट क्लास होगी। नेक्स्ट क्लास आपकी राहुल यादव सर लेंगे, ठीक है ना। और बाकी प्रोजेक्टाइल मोशन में काफी चीजें कवर हो गई हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दे भी रखा था, सीट से भी दे रखा हूँ, ठीक है। और थ्योरी में भी कुछ दिया था। पहले उन क्वेश्चंस को जो थ्योरी में दिया था उनको पहले करा देता हूँ, आपने अटेम्प्ट कर भी लिया होगा। और उसके बाद फिर जो सीट से होमवर्क दिया था उसको डिस्कस कर लेंगे। और राहुल यादव सर को मैं खुद बोल दूंगा कि कहाँ तक मैंने करा दिया है, अपने हैंड आउट उनको मैं सेंड कर दूंगा, सर भी देख लेंगे कहाँ तक हो चुका है। तो सर उसके आगे की चीजें कंटिन्यू करेंगे, ठीक ना। चलो बहुत लेट ना करते हुए शुरू करता हूँ, ताकि चीजों को खत्म करना है ना, क्योंकि अगली क्लास में मैं तो रहूंगा नहीं, सर रहेंगे। तो आज कोशिश करेंगे कि इन चीजों को कंप्लीट कर दिया जाए, ठीक। चलो सबसे पहले तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ठीक ना। स्क्रीन शेयर करता हूँ बेटा, चेक करना एक बार। चेक करो बच्चे, आई होप सबको स्क्रीन दिख रही होगी। यस सर, स्क्रीन दिख रही है मेरे बच्चों को। होमवर्क डिस्कस कर दीजिए। हाँ बेटा, होमवर्क भी डिस्कस करूंगा, क्लास में जो क्वेश्चन दिया था वो भी डिस्कस करूंगा। पहले क्लास वाले क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ, फिर होमवर्क वाले क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा, ठीक ना। आज इसको सब कंप्लीट करके ही छोड़ूंगा, भले थोड़ा 10 2 4 10 मिनट आगे लेना पड़े,
ताकि जो मैं करा रहा हूँ वो चीजें कंप्लीट हो जाए, ठीक ना। चलो बच्चे शुरुआत करते हैं। जूम कर दीजिए, जूम तो कर दिया हूँ बेटा ना, जूम तो हो गया है, आई होप दिख रहा होगा। शुरुआत करें। होस्ट या को होस्ट, मैसेज होस्ट पे करना बेटा, ठीक ना, मैसेज होस्ट पे करना। चलो इसमें क्या दे रखा है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो होमवर्क में मैंने दिया था, आप लोग कर भी लिए होंगे, आसान है, कुछ बहुत है नहीं खास। इस क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में दिया है कि अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी 50, यानी v नॉट की वैल्यू 50 है, थीटा की वैल्यू 37 है। तो पूछा है टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, रेंज बताओ, मैक्सिमम हाइट बताओ, टाइम व्हेन वेलोसिटी बिकम्स परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी। काफी बच्चों के आंसर आ भी गए हैं, 6 सेकेंड होगा टाइम ऑफ फ्लाइट। सबका आंसर सही है, जिन्होंने मैसेज किया, काफी बच्चों ने मैसेज किया मुझे। मैं भी बता देता हूँ। क्वेश्चन के अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे ना, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का बेसिक फार्मूला अब तक तो सब बच्चों को याद हो गया होगा। ये होता है 2v0 साइन थीटा बाई जी। इसकी वैल्यू होगी 2, v0 दे रखा है 50, इंटू साइन थीटा का मतलब साइन 37 अपॉन जी की वैल्यू 10। साइन 37 3/5 होता है, तो इससे सॉल्व कर लेना तो आंसर आ जाएगा 6 सेकेंड। आई होप सबने कर लिया होगा, जो भी मेरे पास आंसर सामने दिख रहा है, बच्चे मैसेज कर रहे हैं, सबका आंसर सही है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा 6 सेकेंड। सेकेंड पार्ट में पूछा है रेंज बताओ। तो अगर सेकेंड पार्ट की हम बात करेंगे तो रेंज का फॉर्मूला आपको पता है। रेंज होता है v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो v0 का स्क्वायर यानी 50 का स्क्वायर, साइन 2 थीटा को ऐसे लिख लो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा को आप लिख सकते हो 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी की वैल्यू 10। तो v0 स्क्वायर का मतलब 2500 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 2 साइन थीटा, थीटा की जगह पुट करना 37, इंटू कॉस थीटा, इंटू हो जाएगा कॉस 37 अपॉन जी की वैल्यू कितनी है, 10 है। इसे आप सॉल्व कर लेना। काफी बच्चों का आंसर 240 दिख रहा है, कैलकुलेशन आप करना जानते हो। साइन 37 की वैल्यू पुट करना, कॉस 37 ये कितना हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो गया, 250 इंटू 2 500, साइन 37 होगा 3/5, कॉस 37 होगा 4/5। ठीक है ना, अब तो इसे आंसर आ जाएगा, आप कैलकुलेशन कर लेना, 240 आता है शायद, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे। मैक्सिमम हाइट पूछा है, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यहाँ वैल्यू पुट कर लो तो v0 यानी 50 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा का मतलब है 37 अपॉन 2 इंटू जी की वैल्यू 10। सॉल्व कर लेना, इससे आंसर आता है 45 मीटर। काफी बच्चों का आंसर सही भी है। क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में पूछा है कितने टाइम बाद वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी। तो मैंने आपको याद दिलाया था कि टाइम का जो फार्मूला होता है ना, वो आता है v0/g साइन थीटा। ये रिजल्ट मैंने याद रखने के लिए आपको बोला था, कितने टाइम बाद वेलोसिटी इनिशियल के परपेंडिकुलर होगी। तो v0 की वैल्यू है 50, g की वैल्यू है 10 इंटू साइन 37। साइन 37 3/5 होता है, तो आंसर आएगा 25/3 सेकेंड। इतना हो गया होगा ना। ये तो लास्ट टू लास्ट क्लास में दिया था, पिछली क्लास में डिस्कस नहीं कर पाया था। इस क्वेश्चन में बाद में मैंने 2 पार्ट और बढ़ा दिए थे, फिफ्थ और सिक्स्थ। ये समझने के लिए मैंने बढ़ा दिया था, ठीक है, ठीक ना। फिफ्थ पार्ट और सिक्स पार्ट फिर से देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 सेकेंड। चलो बच्चे क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं। किसी भी टाइम t पे क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट की अगर बात करोगे ना,
पूछा है t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 1 पे, t इक्वल टू 2 पे, 3 4 पे वेलोसिटी निकालो। तो सबसे पहले तो यहाँ डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि x डायरेक्शन में वेलोसिटी अलग निकालना है, y डायरेक्शन में वेलोसिटी अलग निकालना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक डायग्राम अलग से बना देता हूँ। यहाँ पे x और y एक्सिस पहले डिसाइड कर लिया, यहाँ पे ले लिया x, यहाँ पे ले लिया y। पार्टिकल का पाथ कुछ ऐसा है। पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी है ना, हॉरिजॉन्टल से 50 है, 50 मीटर पर सेकेंड, ये है v नॉट, और एंगल है 37 डिग्री। पार्टिकल की अगर वेलोसिटी की बात करें ना, तो पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है वो है 50 मीटर पर सेकेंड, तो v नॉट की वैल्यू है 50। तो सबसे पहले तो ux और uy निकालो। एक मिनट, आशुतोष का कहना क्या है कि सर फोर्थ पार्ट में टाइम ऑफ फ्लाइट से ज्यादा आ रहा है। एक मिनट चेक कर लेते हैं बेटा ना। हाँ भाई देखो, तान्या का भी कहना, हाँ सर ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट से ज्यादा आ रहा है। कुछ बच्चों का कहना ये कि जो सर ये फोर्थ पार्ट का टाइम है ना, ये जो फोर्थ पार्ट का टाइम आया है, दिस टाइम इज ग्रेटर देन कैपिटल टी, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट। इसका मतलब पता है, समझते क्या हो? दिस टाइम इज ग्रेटर देन कैपिटल टी, इसका मतलब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। थ्योरेटिकली तो आ गया, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। टाइम ऑफ फ्लाइट 6 है, हमने t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल को फेंका, इसका मतलब समझना जरा, t इक्वल टू 6 सेकेंड पे पार्टिकल तो ग्राउंड से टकरा जाएगा, अर्थ से टकरा जाएगा। तो t इक्वल टू 8 सेकेंड तो आएगा ही नहीं, टोटल मोशन 6 सेकेंड तक होगा। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है बेटा, डेटा ऐसा है कि दिस टाइम इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, यानी पूरे मोशन के दौरान, पूरे मोशन के दौरान पार्टिकल की वेलोसिटी कभी भी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आएगी ही नहीं। ऑब्जेक्टिव में 4 पार्ट होते हैं, एक पार्ट ये भी बनाया जा सकता है। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें एक ऑप्शन लिख देगा धीरे से साइड में कि ड्यूरिंग कंप्लीट मोशन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल नेवर बी परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी। ये ऑप्शन सही होगा इस केस में, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, तो पार्टिकल को 8 सेकेंड से ज्यादा चलना पड़ेगा, 25/3 यानी 8 से ज्यादा आएगा। लेकिन 8 सेकेंड तक तो ये चलेगा ही नहीं, और जब 8 सेकेंड तक ये चलेगा नहीं, ठीक है, जब 8 सेकेंड तक ये नहीं चलेगा, तो पार्टिकल की वेलोसिटी कभी इनिशियल के परपेंडिकुलर आएगी ही नहीं। बात समझ में आ गई? यानी इसका कंक्लूजन ये है, इसका कंक्लूजन ये है कि velocity of the particle will never become perpendicular to initial velocity during its motion। कंक्लूजन लिख लोगे ना? यहीं पे लिख देता हूं मैं। इसका कंक्लूजन ये है कि velocity of the particle, यहीं पे नीचे लिख देता हूं, velocity of particle, velocity will never become perpendicular to initial velocity, initial velocity during its motion, velocity during its motion, during its motion। अर्चित, सर समझ नहीं आया। देख बेटा ना, 25/3 की वैल्यू कितनी है? 8.33। भाई टाइम कितना आया? 25/3 आएगा, यानी 8.33 आएगा। और टाइम ऑफ फ्लाइट तुमने क्या निकाला था? 6 सेकेंड। इसका मतलब टोटल 6 सेकेंड वो चलेगा, 8 सेकेंड तो चलेगा ही नहीं। ठीक है ना, पार्टिकल बस 6 सेकेंड चल के अर्थ से टकरा जाएगा। तो 6 सेकेंड के आगे क्या होगा हमें कुछ नहीं पता। जो भी हम एनालिसिस करेंगे t इक्वल टू 6 तक ही करेंगे, क्योंकि उसके बाद तो पार्टिकल अर्थ पे वापस आ गया।
तो 8 सेकंड तो उसके बाद आएगा ना, तो इसलिए हम उसके बारे में कुछ बोल नहीं पाएंगे। बात समझ आ गई? अब आ जाओ बेटा, फिफ्थ पार्ट का क्वेश्चन देखना है। फिफ्थ पार्ट में मैंने क्या बोला था कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6। अब आ जाओ बच्चे, यहाँ पे हमने क्या किया, अब फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। हाँ, किसी बच्चे ने लिखा है कि सर अर्चित का कहना है कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि बिल्डिंग से फेंके पार्टिकल को। हाँ, तुम्हारी बात सही है। अगर पार्टिकल को आप बिल्डिंग से फेंकोगे ना तो ऐसा आएगा, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट 6 ना करके 8 से ज्यादा आएगा। इस बार हमने पार्टिकल को बिल्डिंग से नहीं फेंका है, ग्राउंड से फेंका है। जब कुछ भी नहीं दिया तो इन जनरल ग्राउंड मान के चलना है। अगर कंफ्यूजन हो तो यहाँ पे लिख देना, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विद इनिशियल वेलोसिटी दिस। ठीक है, चलो अब आ जाओ। इसके बाद क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट में सबसे पहले अलग अलग टाइम पे वेलोसिटी पूछा है। तो सबसे पहले तो यू एक्स यू आई निकाल लो, ए एक्स ए वाई निकाल लो। उसके लिए वेलोसिटी का कंपोनेंट करेंगे। तो वी नॉट यानी 50 है, तो 50 का ये कंपोनेंट आएगा 50 कॉस थीटा यानी 37। वाई कंपोनेंट आएगा 50 साइन थीटा यानी 37। साइन 37 3/, सर अगर बाउंस बैक किया तो बाउंस बैक से हमें मतलब नहीं है बेटा, आगे की मोशन हम अभी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। बाउंस करने के बाद की मोशन की एनालिसिस करने के लिए हमें सेंटर ऑफ मास में पढ़ना पड़ेगा। तो कोलिजन के बाद बाउंस बैक करेगा तो क्या होगा, वो भी आएगा, लेकिन अभी आप नहीं उसका आंसर दे पाओगे, वो सेंटर ऑफ मास पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो 50 cos 37 हो गया 40, 50 sin 37 हो गया 30। यहाँ पे अगर ये है टाइम t इक्वल टू 0, अगर आप ux की वैल्यू लिखो ना, तो ux की वैल्यू आ गई, x कंपोनेंट है 40, तो ux की वैल्यू हो जाएगी 40, y कंपोनेंट आ गया 50, तो ui हो गया 50। हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो ax की वैल्यू 0, ay की अगर आप वैल्यू लिखोगे तो -g यानी -10। हमने क्या किया, जिस पॉइंट से पार्टिकल को फेंका था इसी को ओरिजिन मान लिया। एक्स और वाई बना के तो नहीं दिया था, ठीक है ना, एक्स और वाई बना के नहीं दिया था। एंगल कितना है, 37 है ना। एक्स और वाई बना के किसी ने नहीं दिया था, हमने अपने मन से एक्स और वाई मान लिया। हॉरिजॉन्टल को एक्स मान लिया, वर्टिकल को वाई ले लिया। सर यू वाई 30 होगा। हाँ बेटा यू वाई 30, अच्छा मैंने यहाँ गलत लिख दिया है ना। ठीक है, वाई कंपोनेंट यहाँ पे कंपोनेंट 30 लिखा हुआ है, यहाँ लिखते समय मैंने गलत लिख दिया है। यू आई की वैल्यू 50 नहीं होगी, 30 होगी। ठीक ना। अब देखो हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल को एक्स मान लिया, वर्टिकल को वाई ले लिया, और जिस पॉइंट से पार्टिकल को फेंका था उसी को ओरिजिन ले लिया। ठीक ना। तो इन जनरल हम यही करते हैं, जब कुछ भी ना दिया हो तो हॉरिजॉन्टल को एक्स ले लिया, वर्टिकल को वाई, सिचुएशन के हिसाब से जिस पॉइंट से पार्टिकल को फेंका था उसी पॉइंट को ओरिजिन हमने मान लिया। ठीक ना। अब जरा यहाँ इसको देखते हैं, यूएक्स आ गया, यू आई आ गया, ए एक्स आ गया, ए वाई आ गया। टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे था, तो एक्स नॉट की वैल्यू हो जाएगी 0 और वाई नॉट की वैल्यू भी हो जाएगी 0। एक्स नॉट वाई नॉट आ गया। अब हमें टी इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 पे वेलोसिटी निकालना है। सबसे पहले तो t इक्वल टू 0 पे देखते हैं, एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t। आपको पता है कि पार्टिकल की वेलोसिटी का x कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मेरे बच्चों को ये बात मालूम है कि ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स सेम, वो कभी चेंज नहीं होगा। तो चाहे t इक्वल टू 0 लो, 1 लो, 2 लो, 3 4 5 6 कुछ भी ले लो, वेलोसिटी का x कंपोनेंट हमेशा सेम रहेगा, और वो 40 के बराबर रहेगा मीटर पर सेकेंड, और ये रहेगा हमेशा कांस्टेंट, ये कभी चेंज नहीं होगा। ड्यूरिंग कंप्लीट मोशन x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स सेम, और इसकी वैल्यू 40 होगी, ये कभी चेंज नहीं होगा।
राजीव का कहना है कि सर ऐसा क्यों, इसका प्रूफ मैं आगे बता चुका हूँ बेटा, एक बार थ्योरी पढ़ना, ये रिजल्ट मैं बता चुका हूँ, वापस समझाने पे जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। लास्ट क्लास में कराया था, इसमें 10-11 पार्ट कराए थे ना, उसमें बताया था, ठीक है। अब किसी टाइम टी पे वेलोसिटी का अगर वाई कंपोनेंट निकालना है ना, तो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट निकालने के लिए वी वाई इक्वल टू होता है यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। यू वाई की वैल्यू आपको पता है, यू वाई है कितना 30 प्लस ए वाई की वैल्यू -10 इंटू टाइम टी। यू वाई आपको पता है, पहले ही लिख लिए हो, यू वाई की वैल्यू 30 है, ए वाई की वैल्यू -10 है, यहाँ वैल्यू पुट कर दिया। यहाँ पे वी वाई की जो वैल्यू होगी ना, ये आ जाएगी 30 -10 इंटू टी। ये तो आ गया वी वाई एट एनी टाइम टी। अब इसमें टी की वैल्यू पुट करो जरा, इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 पुट करोगे, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, t की जगह 0 पुट करेंगे तो वी वाई की वैल्यू क्या होगी, 30 बचेगी, तो वी वाई हो जाएगा 30। t इक्वल टू 1 पुट करो यहाँ पे, तो वी वाई इक्वल टू, इस इक्वेशन में t की जगह 1 रखेंगे, ये हो जाएगा 30 -10 इंटू टाइम 1, तो 30 -10 यानी 20। t इक्वल टू 2 पुट करो बच्चे, वी वाई इक्वल टू 30 -10 इंटू टाइम की वैल्यू 2, तो 30 -20 यानी 10 हो जाएगा। t इक्वल टू 3 रखो, एक बहुत अच्छा सा रिजल्ट आएगा। वी वाई कितना होगा 30 -10 इंटू टी 30, 30 -30 0 हो गया। t इक्वल टू 4 रखो बच्चे, ये हो जाएगा 30 -10 इंटू 4, ये -10 आएगा। t इक्वल टू 5 रखेंगे, t इक्वल टू 5 रखोगे तो वी वाई की वैल्यू 30 -10 इंटू 5, तो 30 -50 यानी -20, और लास्ट में रखेंगे t इक्वल टू 6, तो t इक्वल टू 6 पे y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आ जाएगा वी वाई इक्वल टू 30 -10 इंटू 6, यानी ये हो जाएगा -30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर ध्यान से देखो ना, तो पहले वेलोसिटी 30 थी, वाई डायरेक्शन में देखना, वाई डायरेक्शन की मोशन का मतलब है मोशन अंडर ग्रेविटी, जो तुमने पढ़ा था, एक्स को भूल जाओ। तो आपको पता है जब पार्टिकल ऊपर जाता है तो स्पीड घटती है, हाईएस्ट पॉइंट पे 0 होती है, फिर पार्टिकल वापस आता है। ठीक है, पहले ऊपर जाएगा तो स्पीड घटेगी, 0 होगी, फिर पार्टिकल नीचे वापस आएगा। तो देखना जरा, t इक्वल टू 0 पे 30 था वाई में, t इक्वल टू 1 पे 30 से घट के 20, फिर 20 से घट के 10, 10 चेंज होता है, बात आपको पता होगी। 10 से घट के 0, अब 0 से -10 का मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी पार्टिकल अब नीचे आ रहा है। पहले पार्टिकल ऊपर जा रहा था, जब वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट नेगेटिव हुआ, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो गई, यानी जहाँ 0 है वो हाईएस्ट पॉइंट है, यानी t इक्वल टू 3 पे हाईएस्ट पॉइंट पे होगा। फिर जब वेलोसिटी नेगेटिव हो गई तो -10 वापस आ रहा है, फिर -20, फिर -30। ठीक है ना। इसको अगर डायग्राम में बनाना चाहो ना, तो देखो डायग्राम में कैसे बनाएंगे इसको। t इक्वल टू 0 पे, तो यहाँ पे था ओरिजिन पे, इतना तो तुमको पता है, t इक्वल टू 3, t इक्वल टू 6 पे टकरा जाएगा, पार्टिकल t इक्वल टू 6 पे जमीन से टकराएगा, t इक्वल टू 3 पे हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, ये भी आपको पता है। इतना तो पता है ही ना कि जितना टाइम ऊपर जाने का उतना टाइम नीचे आने का होता है। तो 3 सेकेंड में पार्टिकल ऊपर जाएगा और अगले 3 सेकेंड में पार्टिकल नीचे आएगा। सिमेट्रिक मोशन है, जितना टाइम ऊपर जाने का उतना ही टाइम नीचे आने का, आधा आधा लगेगा। टोटल टाइम 6 है, तो 6 में से आधा टाइम ऊपर जाने का होगा 3, और अगला आधा टाइम 3 सेकेंड नीचे आने का, यानी 3 सेकेंड तक पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा और नेक्स्ट 3 सेकेंड तक पार्टिकल नीचे आ रहा होगा। हाँ बेटा, एंगल चेंज होगा तो भी हमें वाई से मतलब है ना, मैंने बोला तो था कि जैसा वाई में होता है उसको देखना है, तो एक्स को भूल जाओ, सिर्फ हम वाई की बात करेंगे।
तो वाई डायरेक्शन की मोशन की एनालिसिस करना है तो एक्स डायरेक्शन को भूल जाओ। बात समझ में आ गई, सिर्फ वाई डायरेक्शन की बात करेंगे। देखो टी इक्वल टू 0 पे ओरिजिन पे था, टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे पार्टिकल कहीं यहाँ पे होगा, टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे कहीं यहाँ पे होगा, और टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट होगा 40 मीटर पर सेकेंड। टी इक्वल टू 2 पे भी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट होगा 40 मीटर पर सेकेंड। इक्वल टू 3 पे भी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट होगा 40 मीटर पर सेकेंड, ये पहले ही बता दिया था। ड्यूरिंग कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स सेम, इट नेवर चेंजेस ड्यूरिंग द मोशन। ठीक है ना। अब वैसे ही फिर टी इक्वल टू 3 के बाद टी इक्वल टू 4, टी इक्वल टू 4 पे यहाँ पे होगा, और यहाँ पे वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फिर से आएगा 40 मीटर पर सेकेंड। टी इक्वल टू 5 पे भी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट होगा 40 मीटर पर सेकेंड, और टी इक्वल टू 6 पे भी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट आएगा 40 मीटर पर सेकेंड। ये रिजल्ट तो आपको पता है ही। तो थोड़ा सा और अगर आगे तक मैं बना दूं, यहाँ पे इसको और आगे तक ले जाओ बच्चे, ये x हो गया, और t इक्वल टू 6 पे जब टकराएगा ना, तो फिर से यहाँ पे वेलोसिटी का x कंपोनेंट आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। हर जगह 40 होगा। x कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ बेटा, हर जगह टेंजेंट नहीं है। x कंपोनेंट की बात हो रही है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात हो रही है। ठीक है। और एक चीज और है कि y डायरेक्शन में जितनी हाइट पे जिस वेलोसिटी से ऊपर जा रहा था, जैसे t इक्वल टू 1 और t इक्वल टू, यहाँ पे टाइम क्या है, टाइम यहाँ का है t इक्वल टू 5, नीचे का टाइम है t इक्वल टू 6। तो t इक्वल टू 1 पे अर्थ पे था, तो t इक्वल टू 6 पे भी अर्थ पे है। t इक्वल टू 1 पे थोड़ा सा ऊपर गया तो t इक्वल टू 5 पे सेम लेवल पे, t इक्वल टू 2 और t इक्वल टू 4 पे सेम लेवल पे। इतना पता होगा ना, एक एक सेकंड में जितना ऊपर जाता है अगले एक एक सेकंड में उतना ही नीचे भी आता है। कचरा गाड़ी, हाँ याद आ गया बेटा, स्वच्छ भारत शुरू हो गया। साफ सफाई बनाते रहो, ये लोग याद दिलाते रहते हैं डेली, ठीक ना। पढ़ाई के साथ साथ साफ सफाई का भी ध्यान रखना। चलो अब आ जाओ, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 6 सेम लेवल, t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 4 5 सॉरी सेम लेवल, t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 4 सेम लेवल। एक एक सेकंड में जितना ऊपर जाता है अगले एक एक सेकंड में उतना ही नीचे भी आता है। आई होप मोशन अंडर ग्रेविटी में आप ये सारी बातें पढ़े होगे। प्रोजेक्टाइल में वाई एक्सिस के लॉन्ग मोशन, ठीक, हाँ बिल्कुल, वाई एक्सिस के मोशन एलॉन्ग मोशन बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा मोशन अंडर ग्रेविटी में होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन में वाई एक्सिस की डायरेक्शन में मोशन बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन में होता है। अगर प्रोजेक्ट मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करो ना, तो मोशन अंडर ग्रेविटी का अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो वाई डायरेक्शन में ऐसा ही तो मोशन होगा, ऐसा। t इक्वल टू 0 पे चला, t इक्वल टू 1 पे यहाँ पे गया, t इक्वल टू 2 पे यहाँ पे गया, और ऊपर t इक्वल टू 3 पे पहुंचा हाईएस्ट पॉइंट पे जहाँ वेलोसिटी 0 हो गई। फिर ये वापस लौटेगा तो t इक्वल टू 4 पे यहाँ पहुंचेगा, फिर t इक्वल टू 5 पे यहाँ पहुंचेगा, और फिर t इक्वल टू 6 सेकेंड पे आके वापस ग्राउंड से टकरा जाएगा। जैसा मोशन अंडर ग्रेविटी में तुमने पढ़ा था ना, एक एक सेकेंड में जितना ऊपर जाता है अगले एक एक सेकेंड में उतना ही नीचे भी आता है। t इक्वल टू 1 और 5 पे सेम लेवल पे, t इक्वल टू 2 और 4 पे सेम लेवल पे, t इक्वल टू 1 और t इक्वल टू 6 पे भी सेम लेवल पे। ये बिल्कुल वैसा ही मोशन है, ठीक ना, ये बिल्कुल वैसा ही होगा। अब जरा देखना, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी ऊपर कितनी है, यहाँ पे 30 है, t इक्वल टू 1 पे 20, t इक्वल टू 2 पे 10। ठीक है, वी वाई पहले 30 थी, उसके बाद कम होके 10 हो गई, 10 से कम होके 10 के बाद कम होके फाइनली हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो गई, 0। फिर नीचे आते समय t इक्वल टू 4 पे वी वाई -10 है तो नीचे की तरफ होगी 10।
5 पे नीचे की तरफ आ जाएगी Vy20 और t इक्वल टू 6 पे नीचे की तरफ Vy आ जाएगा 30। ये वाई डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ बेटा, समझने के लिए। बिल्कुल वाई डायरेक्शन में मोशन वैसा ही है जैसा 1D में होता था। माइनस यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है डायग्राम में। जब तुमने डायरेक्शन नीचे बना दिया तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस का मतलब ही होता है डायरेक्शन का नीचे होना। तो वैसे ही यहाँ पे होगा। देखो बच्चे, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट 30 है। फिर t इक्वल टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट होगा ना, ये कितना हो गया 20। t इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट 10। t इक्वल टू 3 पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0, इसलिए वेलोसिटी को हमने हॉरिजॉन्टल ले लिया। t इक्वल टू 4 सेकेंड पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट -10 का मतलब नीचे होगा, तो v/10 नीचे हो गया। t इक्वल टू 5 पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट -20 है। t इक्वल टू 5 पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या है -20 है, निकाल चुके हो। -20 का मतलब नीचे है। t इक्वल टू 5 पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट हो जाएगा Vy20 नीचे की तरफ। और फिर से t इक्वल टू 6 पे -30 है, तो t इक्वल टू 6 पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट नीचे आएगा 30 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल वनडे जैसा ही। आई होप मेरे बच्चों के बात समझ में आ गई होगी। याद रहेगा ना, ये बिल्कुल वैसा ही मोशन है जैसा तुमने वनडे में पढ़ा था। वर्टिकल डायरेक्शन में सारे रिजल्ट मोशन अंडर ग्रेविटी वाले। पहले 30, फिर 20, फिर 10, फिर 0, फिर 0 से बढ़ के 10 नीचे, फिर 20 नीचे, फिर 30 नीचे। याद आ गया ना। और हॉरिजॉन्टल वाला चेंज नहीं होगा। यहाँ भी 40, यहाँ भी 40, यहाँ भी 40, यहाँ भी 40, 40, 40, 40, हर जगह 40, वो चेंज नहीं होगा। कुल मिला जुला के मुझे समझाना था। आई होप मेरे बच्चों के सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, समझ गए ना। चलो अब आ जाओ बच्चे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया था इसको समझने के बाद अगला क्वेश्चन, ये भी आप कर लिए हो गया आई होप। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है ना, कि एक पार्टिकल है। एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v इक्वल टू ai कैप प्लस bj कैप। सर लास्ट पार्ट लेफ्ट, लास्ट पार्ट कुछ छूट गया क्या? लास्ट पार्ट में क्या छूट गया भाई? अच्छा, 6 पार्ट छूट गया इसका। चलो कोई नहीं, इसको बता देता हूँ। 6 पार्ट में क्या दिया है? ड्यू टू एयर फ्लो if the particle is provided a constant acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर in positive x direction। वही एयर चलने लगी। इसके पहले मैंने बोला था जितने भी फार्मूले का प्रोजेक्टाइल मोशन में डेरिवेशन किया था, जो भी बातें मैंने आपको बताई थी, मैंने सबसे पहले आपको बोल दिया था कि जब तक नाम ना लिया जाए तब तक हम एयर की बात नहीं करेंगे या एयर के रेजिस्टेंस की बात नहीं करेंगे। जब क्वेश्चन में स्पेशली बोला जाएगा कि एयर फ्लो कर रही है, उसकी वजह से कुछ हो रहा है या एयर का रेजिस्टेंस है, उसको कंसीडर करना है, तभी हम एयर को कंसीडर करेंगे, अदरवाइज उसको नेग्लेक्ट करेंगे। क्वेश्चन के 6 पार्ट में दे दिया कि प्रोजेक्टाइल मोशन तो है लेकिन अब एयर भी चलने लगी। यानी इस क्वेश्चन के 1 से लेकर के 5 पार्ट तक एयर को कंसीडर नहीं करना है, हमें लास्ट पार्ट में एयर को कंसीडर करना है। और क्वेश्चन में दिया है कि एयर की वजह से पार्टिकल के पास एक एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन आता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो रेंज क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, मैक्सिमम हाइट क्या होगी, ये निकालना है। चलो बच्चे देखते हैं। हम बात करते हैं क्वेश्चन के 6 पार्ट की। क्वेश्चन का 6 पार्ट, ठीक है ना। 6 पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर से डायग्राम बना देता हूँ। अब मैं डायग्राम में सीधे कंपोनेंट लिखूंगा क्योंकि मेरे बच्चे बाकी सारा काम कर चुके हैं। इस डायरेक्शन को लिख लिया x, इस डायरेक्शन को लिख लिया y, ये पाथ हो गया। t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे, वेलोसिटी का x कंपोनेंट ux, कंपोनेंट ले चुके हो 40 आ चुका है। वेलोसिटी का y कंपोनेंट uy है, ये कंपोनेंट आ चुका है 30। पिछले पार्ट में ही मैंने कंपोनेंट आपको बता दिया था, x कंपोनेंट 40 है, y कंपोनेंट 30 है। सर ये होमवर्क हैंडआउट में तो नहीं था।
हैंडआउट में दिया था बेटा, जो लास्ट टाइम हैंडआउट दिया था ना उसमें रहा होगा। कपिल गोयल का कहना है नहीं था, हार्दिक नहीं था, नहीं था, नहीं सर, सिर्फ 3 था। अच्छा, तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, जो लास्ट हैंड आउट मैंने भेजा था इसमें 2 पार्ट में बाद में बढ़ा दिया था। ये पिछली से पिछली क्लास में दिया था, उसमें 3 पार्ट दिया था। लास्ट टाइम जब मैंने हैंड आउट दिया था ना, उस हैंड आउट में 2 पार्ट में एक्स्ट्रा जोड़ दिया था, और तुम लोगों ने तो ध्यान दिया नहीं। देख लिया करो बच्चे, देख लिया करो, ठीक है। लास्ट पार्ट में मैंने एक्स्ट्रा अलग से जोड़ के दिया था, ठीक ना। तुम पहले लास्ट टू लास्ट क्लास में होमवर्क अटेम्प्ट किए होगे, उसमें 4 पार्ट थे वो तुमने कर लिए, लेकिन 2 पार्ट में एक्स्ट्रा बाद में जोड़ दिया था, तो तुमने ध्यान नहीं दिया होगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन भी नहीं था, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं था। ये वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये लास्ट टू लास्ट क्लास में दिया था, ये वाला, ये लास्ट क्लास का नहीं है, लास्ट टू लास्ट क्लास का होगा। तपेश, प्रशांत, नहीं था, तन, नहीं था क्या? नो सर, नहीं था, नहीं। हर्ष नहीं, कपिल नहीं। अच्छा, किसी बच्चे ने देखा है क्या? कि बच्चे को अगर पता हो कि नहीं मैंने हैंडआउट में दिया था, देखा हो तो यस बोलो, नहीं तो फिर मैं, यस सर, सचिन का कहना है यस सर, उसने देखा है। यस, कुछ बच्चों का आ रहा है, शाश्वत यस, निशिता यस, कई बच्चों ने बोला है कि यस है, ठीक है बयानी, बाकी लोग ध्यान नहीं दिए होंगे। तुम लोग इसका मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो, मैं समझ गया, समझ गया, तुम लोग पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो, होमवर्क भी नहीं कर रहे हो। काफी बच्चे लिख रहे हैं कि यस दिया था सर आपने। तो बच्चों, थोड़ा पढ़ना लिखना शुरू कर दो। जितने लोग बोल रहे हैं ना कि नहीं 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 दिया था, वो लोग कॉपी खोल लिया करो। मुझे लगता है कि जिस दिन मैंने पढ़ाया उतना देखा, अगले दिन तो कॉपी भी नहीं खोला, हैंड आउट भी नहीं देखा कि सर ने लिखा क्या है। मेरे पास बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है कि यस यस यस, यानी मैक्सिमम लोगों ने देखा है। तो जिन लोग, जो लोग नो बोल रहे हैं, बेटा हैंड आउट चेक किया करो, पढ़ाई चेक नहीं, पढ़ना शुरू कर दो, पढ़ाई लिखाई शुरू कर दो। मैं समझ गया पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो तुम लोग, ठीक है, तो आगे से पढ़ा लिखा करो, चलो। इसलिए मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा तुम्हें सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने कर लिया है ना, तो जो लोग छोड़े हैं वो लोग ध्यान दें। अब जो बेटा इसमें क्या दिया है ना, कि देखो 6 पार्ट में एयर रेजिस्टेंस है, और एयर रेजिस्टेंस का नाम नहीं लिखा है, ये लिखा है कि एयर की वजह से पार्टिकल के पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब है, डायग्राम में इसमें लिखा होगा ना, क्वेश्चन में देख लो, इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स का मतलब तुम समझ गए होगे, क्वेश्चन में एक्स और वाई बनाया नहीं है मतलब, लेकिन क्वेश्चन का मतलब यही है कि पॉजिटिव एक्स यानी इस डायरेक्शन में दिया हुआ है। तो यानी एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 अब लेना पड़ेगा। जब एयर नहीं थी तो ax की वैल्यू हम 0 लेते थे, अब ax की वैल्यू 0 नहीं है, और नीचे की तरफ तो g होता ही है, तुमको पता है, और g की वैल्यू 10 है। तब यहाँ पे फिर से जरा लिख लो, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो हमको बेसिक से सॉल्व करना पड़ेगा, ध्यान रखना बच्चे। इसके पहले प्रोजेक्टाइल मोशन में जितने भी चीजें बताई थी, जितने भी फॉर्मूले का मैंने डेरिवेशन कराया था, चाहे टाइम ऑफ फ्लाइट हो, रेंज हो, मैक्सिमम हाइट हो, कितने टाइम बाद वेलोसिटी इनिशियल के परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये सारी चीजें हो, वो सब फार्मूला तब आया था जब एयर नहीं थी। लेकिन इस क्वेश्चन में एयर है, तो डायरेक्ट फार्मूला अब यूज नहीं करेंगे, बेसिक से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे पास फार्मूले हैं वो तो बिना एयर वाले हैं। तो जहां एयर नहीं होगी वहां पर उन फार्मूलों को डायरेक्ट यूज करेंगे, लेकिन जब एयर आ गई तब हम डायरेक्ट फार्मूला यूज नहीं कर पाएंगे, तो बेसिक से सॉल्व करना पड़ेगा। तो बेसिक से सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम, यू एक्स की वैल्यू अलग लिखो, तो यू एक्स 40 हो गया। अब इतना तो बच्चों को याद हो गया होगा, यू वाई 30 हो गया। ए एक्स की वैल्यू पहले 0 होती थी, अब ए एक्स को 0 ना लेकर के 2 लेना पड़ेगा, और ए वाई की वैल्यू -10 होगी, ये तुमको पता है।
t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे है तो x नॉट की वैल्यू 0 और y नॉट की वैल्यू भी 0। अब पूछा है कि क्वेश्चन का में टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब टोटल टाइम ऑफ मोशन, यानी पार्टिकल को ओरिजिन से चल के पॉइंट पी तक जाने में कितना टाइम लगेगा वो कहलाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो कुल मिला जुला के ओ से चल के पी तक जाने का टाइम निकालना है। ओ से पी तक का टाइम निकालना है। तो इनिशियल पॉइंट ओ है, फाइनल पॉइंट पी है, और हमको पता है कि फाइनल पॉइंट एक्स एक्सिस पे है। एक्स एक्सिस पे होने का मतलब फाइनल पॉइंट पे वाई की वैल्यू क्या होगी? 0। ठीक है ना, y की वैल्यू 0। तो y डायरेक्शन में सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे। तो y इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वाई इंटू टी प्लस होगा हाफ ए वाई इंटू टी का स्क्वायर। फाइनल y कोऑर्डिनेट पॉइंट p पे 0, इनिशियल y नॉट भी 0, तो फाइनल y 0, y नॉट की वैल्यू 0, यू वाई की वैल्यू है 30 इंटू है t प्लस हो जाएगा हाफ। इसको थोड़ा ऐसे सॉल्व करो, 30 इंटू टी प्लस हो जाएगा हाफ ए वाई की वैल्यू है माइनस टी इंटू टी का स्क्वायर। कैलकुलेशन करना आप जानते हो, कैलकुलेशन करके देखना तो टाइम की वैल्यू अभी भी 6 सेकेंड आएगी। सॉल्व करोगे ना तो टाइम अभी भी 6 आ रहा है, और पहले भी तो 6 था। यानी जब एयर नहीं थी तो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था? 6 था। और एयर के होने के बावजूद भी टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आया? 6 आया। इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट पे तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं। एयर के आने की वजह से टाइम ऑफ फ्लाइट पे तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं। पहले भी 6 था, बाद में भी 6 है। फिर बात आती है ऐसा क्यों? जरा इसको समझो। टाइम ऑफ फ्लाइट का जो हमने फार्मूला, ये रिमेन्स सेम है, चेंज नहीं हुआ। टाइम ऑफ फ्लाइट का एक फार्मूला मैंने बताया था, 2 टाइम्स यू वाई अपॉन ए वाई। टाइम ऑफ फ्लाइट का मैंने फार्मूला बताया था 2 टाइम्स यू वाई अपॉन ए वाई। यू वाई है वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी, ए वाई है वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। इसमें कहीं x तो है ही नहीं, इस इक्वेशन में कहीं भी x है ही नहीं। यानी इस टाइम ऑफ फ्लाइट का x डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। इस टाइम ऑफ फ्लाइट का x डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। और जो एयर का एक्सेलरेशन है वो x में है, एयर का एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में है, और इस x डायरेक्शन का y में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसका मतलब एयर की वजह से अगर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन आता है, उस हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन का टाइम ऑफ फ्लाइट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इसीलिए टाइम सेम आ रहा है। तो आप चाहो तो डायरेक्ट इस फार्मूले से भी निकाल सकते हो। ये हो जाएगा 2 टाइम्स यू वाई की वैल्यू 30 अपॉन ए वाई की वैल्यू 10, तो अभी भी आंसर आएगा 6 सेकेंड। बात समझ में आ गई? समझ में आ गया ना? और सेम तरीके से अगर देखोगे तो मैक्सिमम हाइट भी सेम आएगी। अगर आप मैक्सिमम इसी तरीके से अगर आप मैक्सिमम हाइट को देखना चाहो ना, मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय प्रोजेक्टाइल एच, तब तो डायरेक्ट फार्मूले से देख लो। यू वाई स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स जी का मतलब मैंने बोला था ए वाई। ठीक है ना, मैक्सिमम हाइट। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर हैंडआउट चेक कीजिए, नहीं था। कोई बात नहीं बेटा, एक बार मैं बाद में देख लूंगा, उसमें कोई डिस्कशन वाली बात नहीं है। अगर होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, ठीक ना? इसको एक बार समझ लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हाँ भी बोल रहे हैं ना। अगर नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो है ना, क्वेश्चन से देख लिया करो, मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है? और बाकी ये पूरा हैंडआउट अगली क्लास में मैं भेज दूंगा तुम्हें, तो मिल जाएगा, ठीक? तो अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, मैं फिर भेज दूंगा, ठीक ना? देखो मैक्सिमम हाइट है यू वाई स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ए वाई। अब ये भी वाई डायरेक्शन में है, यू वाई भी वाई में है, ए वाई भी वाई में है, तो इस पे भी हॉरिजॉन्टल का कोई इफेक्ट नहीं आएगा।
यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एयर का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ वाई से मतलब है, एक्स से मतलब नहीं है। यानी इस पे भी नो इफेक्ट ऑफ एयर। ऑन कैपिटल एच, यहां पे भी लिख सकते हो नो इफेक्ट ऑफ एयर, नो इफेक्ट ऑफ एयर ऑन कैपिटल टी। रीजन समझ में आ गया ना, क्योंकि टी और एच में सिर्फ वाई से मतलब है। यहाँ पे यू आई की वैल्यू कितनी है 30, तो 30 का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ए वाई कितना है 10, ये आ जाएगा 45 मीटर। चेंज क्या होगा, रेंज चेंज होगी। पता है क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पी का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा ना, अगर रेंज लिखना चाहो तो ये एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट रेंज कहलाता है। एक्स इक्वल टू आर होगा। जो रेंज है ना, ये रेंज एक्स डायरेक्शन में होती है, और एयर का एक्सेलरेशन भी एक्स में है, एक्सेलरेशन भी एक्स में और रेंज भी एक्स में, दोनों सेम। तो इसलिए एयर का इफेक्ट रेंज पर आएगा, एयर का इफेक्ट रेंज पर आएगा, क्योंकि रेंज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और एयर भी हॉरिजॉन्टल में चल रही है। तो रेंज के लिए आप डायरेक्ट फार्मूला यूज नहीं कर पाओगे, तो रेंज निकालने के लिए हमें बेसिक से सॉल्व करना पड़ेगा। तो फॉर रेंज, अगर आप प्रोजेक्टाइल का रेंज निकालना चाहते हो तो आपको बेसिक से सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स डायरेक्शन में सेकेंड इक्वेशन यूज करो, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, एक्स नॉट की वैल्यू 0 है, यू एक्स की वैल्यू आपको पता है 40 है, इंटू टाइम टी, टी निकाल चुके हो 6 सेकेंड, कैपिटल टी होगा ना। टोटल टाइम ऑफ मोशन यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल टी के बराबर होगा। रेंज निकालने के लिए टोटल टाइम ऑफ मोशन कैपिटल टी लेना पड़ेगा। कैपिटल टी की वैल्यू पुट करो तो इनटू होगा 6 प्लस होगा हाफ ए एक्स की वैल्यू है 2 इनटू टाइम है 6 का स्क्वायर। तो सॉल्व करो बच्चे, ये हो जाएगा 240 प्लस 36, तो आंसर होगा 276। पिछली बार रेंज 240 आई थी, इस बार 276 आ गई। मतलब ये जो रेंज है ना x, यानी ये आ गया 276, डिफरेंट आ गई। यानी इस बार जो रेंज है दिस इज डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस वैल्यू ऑफ रेंज, डिफरेंट। एयर अगर हॉरिजॉन्टल है तो उसका इफेक्ट y में नहीं आएगा, सिर्फ x में आएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट y पे डिपेंड करते हैं, x पे डिपेंड नहीं करते। तो एयर का इफेक्ट टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट पे नहीं आएगा, लेकिन रेंज होता है डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन। तो इसमें ये x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, एयर भी x में है, तो x डायरेक्शन में एयर चल रही है, तो उसका इफेक्ट रेंज पर आएगा। आई होप ये बात मेरे सारे बच्चों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो बच्चे अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में दिया है किसी पार्टिकल को t इक्वल टू 0 पे प्रोजेक्ट किया और इनिशियल वेलोसिटी है ए आई कैप प्लस बी जे कैप। ठीक है, तो इसके लिए क्या करो जरा, यू एक्स की वैल्यू पुट करो। अगर आप t इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी लिखोगे तो ये दे रखा है a इंटू आई कैप प्लस बी इंटू जे कैप। इसको देख के आप बोल सकते हो कि यू एक्स की जो वैल्यू है ना ये a है, और यू वाई की जो वैल्यू है वो b है। आई कैप के साथ है वेलोसिटी का x कंपोनेंट, तो यू एक्स होगा। जे कैप के साथ वेलोसिटी का y कंपोनेंट, तो ये यू आई होगा। सर ये भी हैंडआउट में नहीं था, कोई बात नहीं बेटा, क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, देख लिया करो। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक ना, अगर हैंडआउट में नहीं था तो कोई बात नहीं। ठीक ना, क्वेश्चन में समझा दे रहा हूँ, एक बार समझ लो। ठीक, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एट टी इक्वल टू 0 अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी ए आई कैप प्लस बी जे कैप। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, आई कैप के साथ है वो एक्स कंपोनेंट होगा, जो जे कैप के साथ है वो वाई कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का। तब यहाँ पे यू वी नॉट कॉस थीटा वी नॉट साइन थीटा लिखने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा यू एक्स की वैल्यू ए होगी, यू वाई की वैल्यू बी होगी, हमें कंपोनेंट मालूम है।
तो यूएक्स को ए ले लिया, यूवाई को बी ले लिया। कहीं भी एयर का नाम नहीं लिखा है तो हॉरिजॉन्टल एक्स 0 होगा और वर्टिकल ए वाई की वैल्यू -g होगी, ये बात आपको पता है। ठीक है, अब आ जाओ टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या दे रख निकालना है, h निकालना है, r निकालना है। इसमें जो है ना, जो g होगा, g समझ रहे हो ना, g डाउनवर्ड्स होगा और ये है अलोंग नेगेटिव y, इतना तो आप समझते हो। g नेगेटिव y डायरेक्शन में लेके काम करना है, नेगेटिव y। ठीक है ना। अब यहाँ पे वाई की वैल्यू -g हो गई। कुछ नहीं दिया है तो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल को ओरिजिन पे मान लो, हालांकि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या क्या निकालना है देखो, क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में पूछा है t बताओ, h बताओ, रेंज बताओ। एक एक करके देखते हैं। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स uy अपॉन ay। यहाँ पे वैल्यू पुट करो, uy की वैल्यू कितनी है b, ay कितना है -g, तो 2b अपॉन ay g। इसमें माइनस साइन नहीं रखते हैं, फॉर्मूले में मैंने पहले ही बता दिया था, तो t आ गया। सेकेंड पार्ट में पूछा है h बताओ, h इक्वल टू होता है uy स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ay। सीधा सीधा फार्मूला, uy का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ay का मतलब g। सीधे फार्मूला यूज करना है बच्चे। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में रेंज पूछा है, तो रेंज का फार्मूला मैंने बताया था 2 टाइम्स ux इंटू uy अपॉन ay। तो 2 टाइम्स ux की वैल्यू a है, uy की वैल्यू b है, ay है g। ये आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखो, वेलोसिटी वेक्टर एट t इक्वल टू b/2 g। तो वेलोसिटी वेक्टर एट t इक्वल टू b/2 g निकालना है। x कंपोनेंट अलग निकाल लो, y कंपोनेंट अलग निकाल लो, x कंपोनेंट अलग, y कंपोनेंट अलग। तो t इक्वल टू b/2g है। यहाँ पे जब वैल्यू पुट करोगे ना, क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, t इक्वल टू दे रखा है b/2g। टाइम को नेगेटिव नहीं लेते बच्चे, इसमें माइनस साइन नहीं लिखेंगे, ठीक ना। तो देखो वेलोसिटी का x कंपोनेंट तो कभी चेंज होता ही नहीं है इस केस में, तो जो वेलोसिटी का x कंपोनेंट पहले था वही बाद में भी होगा, तो ux के बराबर होगा यानी a होगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। वेलोसिटी का x कंपोनेंट एक बार a आ गया तो हर बार वही रहेगा, तो वेलोसिटी के x कंपोनेंट की वैल्यू सेम रहेगी a। चेंज होगा वेलोसिटी का y कंपोनेंट, तो vy इक्वल uy प्लस ay इंटू टी। यहाँ पुट करो, uy की वैल्यू g है, ay की वैल्यू -g है, टाइम दे रखा है b/2g, g से g गया, कैलकुलेशन तुमको आता है, आंसर होगा b/2। तो अगर तुम वेलोसिटी वेक्टर लिखोगे ना, तो x कंपोनेंट है a, तो a इंटू आई कैप, y कंपोनेंट है b/2 तो b/2 इंटू जे कैप। तो वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा a इंटू आई कैप प्लस हो जाएगा b/2 इंटू जे कैप। ये फाइनल आंसर होगा। आई होप समझ में आ गया होगा मेरे बच्चों को। ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया। ए वाई पॉजिटिव क्यों लिया, ए वाई पॉजिटिव नहीं लिया है बेटा, ए वाई को तो मैंने नेगेटिव लिया है, -g रखा तो है फार्मूले में, ए वाई को नेगेटिव लिया है -g, ठीक ना। अब आ जाओ क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट में क्या है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स कंप्लीट मोशन। अगर तुम्हें याद हो ना, क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट की अगर बात करोगे ना, एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग कंप्लीट मोशन, जिस एक क्वेश्चन का आया था जिसमें 11 पार्ट थे, जो बड़ा वाला क्वेश्चन तुम्हें याद हो तो जिसमें 11 पार्ट थे, तो मैंने बताया था तुमको कि एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग कंप्लीट मोशन, ड्यूरिंग कंप्लीट मोशन, ड्यूरिंग कंप्लीट मोशन, जो एवरेज वेलोसिटी है ना, वो v नॉट कॉस थीटा आई थी अगर तुम्हें याद हो तो, और ये ux के बराबर है।
तो यूएक्स की वैल्यू ए है, तो यही आंसर होगा। ड्यूरिंग कंप्लीट मोशन एवरेज वेलोसिटी v नॉट cos थीटा यानी यूएक्स यानी ये के बराबर होगा। तुम चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, बेसिक से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि सर बेसिक से रेंज अपॉन टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ऐसे भी कर सकते हो। हमने इसको ले लिया x, इस डायरेक्शन को हमने ले लिया y, ये हो गया मोशन। तो यहाँ का टाइम है t इक्वल टू 0, यहाँ का टाइम है t इक्वल टू कैपिटल T। ये जो डिस्टेंस है ये रेंज के बराबर होती है। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी रेंज अपॉन कैपिटल T। यहाँ से सॉल्व करके देखना तो भी आंसर सेम आएगा। सर क्या है याद करना है एवरेज वेलोसिटी, याद रख सकते हो कि ड्यूरिंग कंप्लीट मोशन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है तो इसके बराबर आता है। नहीं भी याद रखोगे तो एक लाइन का फार्मूला यूज कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो बच्चे ये भी क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन दिखाई दिया था ना, तान्या अभिनव केशव नहीं देखा था सर। किसी बच्चे ने देखा था क्या इस क्वेश्चन को? नहीं था सर, नहीं देवांश, नहीं अपूर्व, नहीं सर, है ही नहीं, नहीं है, नहीं था, कोई बात नहीं। नहीं मिला था हैंडआउट में, अच्छा हैंडआउट में नहीं था। सर आप आज सीट के होमवर्क डिस्कस करेंगे क्या? हाँ बेटा डिस्कस करूंगा लास्ट में, वो भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही है। कोई बात नहीं, कई बच्चे बोल रहे हैं नहीं था। किसी ने देखा है क्या? अगर किसी ने देखा हो तो यस बोलो। सर अभी भी नहीं है, नहीं देखा सर, नहीं था क्वेश्चन, कोई बात नहीं, ठीक है छोड़ो। मैं बताता हूँ देखो, अब यहाँ पे मैं खुद प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन की। या ऐसा करता हूँ कि इस वाले क्वेश्चन को मैं होमवर्क में दे देता हूँ, ठीक ना? ये जो क्वेश्चन है ये होमवर्क है आज के लिए, अटेम्प्ट करना। अगली क्लास मैं तो नहीं लूंगा, लेकिन राहुल सर को बोल दिया जाएगा, मैं उनको बोल दूंगा तो वो इस क्वेश्चन को डिस्कस करा देंगे। ये होमवर्क है, तुम अगली क्लास में अटेम्प्ट कर लेना, ठीक ना? ये ज्यादा ठीक रहेगा। ये क्वेश्चन होमवर्क है, अगली क्लास में आप अटेम्प्ट करके आएंगे, ठीक? चलो अब खुश हो गए बच्चे? ओके बहुत बढ़िया। राहुल यादव सर ग्राफ पढ़ाएंगे बेटा, ठीक है, लेकिन उसके आगे इसको भी डिस्कस करा देंगे। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ, देखो अगला क्वेश्चन देखो, यही क्वेश्चन है और यही थ्योरी भी है, यही क्वेश्चन भी है, यही थ्योरी भी है, प्रोसेस को समझना है। पिछला क्वेश्चन तो होमवर्क रहेगा, ठीक है ना? हमने क्या किया, अब इसको समझो बच्चे। यहाँ पे एक टावर है और इस टावर की हाइट है 75 मीटर। यहाँ पे एक वर्टिकल टावर दे रखा है और इस वर्टिकल टावर की हाइट है 75 मीटर, 75 मीटर। और ये नीचे ग्राउंड सरफेस है, ठीक है। मेरा कोई बच्चा इस टावर पे खड़ा है, मान लो तुम इस टावर पे खड़े हो और तुमने इस टावर से पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पे फेंका विद इनिशियल वेलोसिटी 10√2 मीटर पर सेकेंड। केशव, केशव कहना सर मैं टावर पे खड़ा था, हाँ ठीक है बच्चे, मान लो केशव टावर पे खड़ा था और उसने एक बॉल ली और उस बॉल को ऐसे फेंक दिया। अरे छत पे खड़ा हो जाना। चिंटू भी आ गया, ठीक कोई बात नहीं, मान लो चिंटू छत पे खड़ा था। चिंटू छत पे खड़ा था और चिंटू ने बॉल को छत के किनारे से हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री के एंगल पर फेंक दिया। बात समझ में आ गई? अब जब इस बॉल को जब छत पर से फेंकोगे या टावर पर से फेंकोगे ना, तो ये बॉल ऐसे जाके नीचे गिरेगा, ग्राउंड पे टकराएगा किसी पॉइंट पी पे। जब छत या टावर पर से बॉल को फेंकोगे तो ऐसे जाके ग्राउंड पे यहाँ पे कहीं टकराएगा। क्वेश्चन में दे रखा है कि जिस पॉइंट से पार्टिकल को फेंका है उसको ओरिजिन लेना है, हॉरिजॉन्टल को एक्स लेना है, वर्टिकल को वाई लेना है। ये क्वेश्चन में गिवन है। बार बार क्वेश्चन में ऐसा गिवन हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इस बार क्वेश्चन में गिवन है कि जिस पॉइंट से पार्टिकल को फेंका है उसको ओरिजिन लेना है, हॉरिजॉन्टल को एक्स लेना है, वर्टिकल को वाई लेना है। इनिशियल वेलोसिटी 10√2 है, एंगल 45 है।
क्या क्या पूछा है देखो बच्चे। फाइंड, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, यू एक्स यू वाई ए एक्स ए वाई एक्स नॉट वाई नॉट, प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले ये काम तो कर ही लो। अब एक चीज ध्यान रखना, अब ये ग्राउंड पर से नहीं फेंका है, छत या टावर पर से फेंक दिया। इस केस में ध्यान रखना बच्चे, अब डायरेक्ट फार्मूले का यूज नहीं होगा। अब तक आपने जितने भी फार्मूले पढ़े हो प्रोजेक्टाइल मोशन का, चाहे वो रेंज का हो या मैक्सिमम हाइट का हो या टाइम ऑफ फ्लाइट का हो, कोई फार्मूला यहाँ पे काम नहीं आएगा। यहाँ पे बेसिक मेथड यूज करना पड़ेगा, जो मैंने शुरुआत में आपको सिखाया था फार्मूला के पहले। इसीलिए मैंने फार्मूले के डेरिवेशन के पहले ही आपको बेसिक मेथड सिखा दिया था। इसको हमें बेसिक से सॉल्व करना पड़ेगा। टावर पर से फेंक दिया, छत पर से फेंक दिया, तो उस केस में आपको फार्मूला यूज नहीं करना है, नहीं कर पाओगे। फार्मूला तभी वैलिड होगा जब ग्राउंड टू ग्राउंड है। इसको बेसिक से सॉल्व करना पड़ेगा। आज जब भी प्रोजेक्टाइल या 2D मोशन का क्वेश्चन हो, बेसिक से सॉल्व करना हो, तो सबसे पहला काम क्या बताया था, यू एक्स निकालो, यू वाई निकालो, ए एक्स निकालो, ए वाई निकालो, एक्स नॉट निकालो, वाई नॉट निकालो। ये तो निकाल के रख लो, हमेशा जरूरत पड़ेगी। जरा कंपोनेंट लो मेरे बच्चे। जब कंपोनेंट लोगे तो मैं यहीं पे कंपोनेंट ले लेता हूँ, लिख देता हूँ यहीं पे। 10√2 cos 45, तो ये 10 आएगा। इधर आएगा 10√2 sin 45, तो ये भी 10 आएगा। इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट हो गया, तो इसे हटा दो। तो ये काम करेगा ux का और ये काम करेगा uy का। एक्सेलरेशन अभी भी g नीचे है और इसको 10 लेना है, तो g ये ay का काम करेगा -10। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ है ही नहीं, तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ax 0 होगा। देखो ux की वैल्यू 10, uy भी 10, ay की वैल्यू -10 -g और ax की वैल्यू 0। यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ux की वैल्यू आ गई 10, कंपोनेंट लेना मेरे बच्चे जानते हैं, सबने लिख लिया होगा। uy की वैल्यू 10, ax हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो 0, ay की वैल्यू -g यानी -10, x नॉट अभी भी 0 होगा, y नॉट अभी भी 0 होगा, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे था। तो अगर t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे था तो x नॉट 0 और y नॉट भी 0। यहाँ का टाइम है t इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में पूछा है टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड एंड x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर पार्टिकल स्ट्राइक्स द ग्राउंड। यानी क्वेश्चन में पूछा है कि O से चल के इस ग्राउंड तक जाने का टोटल टाइम बताओ। तो ग्राउंड वाला जो पॉइंट है ना, इसका नाम कुछ P रख दो और इसका जरा x और y कोऑर्डिनेट लिख लेना बच्चे। देखो पॉइंट P का x और y कोऑर्डिनेट लिखना है, तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे ओरिजिन है, ओरिजिन से चल के पॉइंट P पे पहुंचो, तो सबसे पहले ओरिजिन से नीचे आएंगे 75 मीटर y में, तो हमारे लिए नेगेटिव y है। अब फिर x डायरेक्शन में चलेंगे x, तो पॉजिटिव x में, तो y में चले 75 नेगेटिव डायरेक्शन में, तो y कोऑर्डिनेट -75 होगा। इस पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट होगा -75। आई होप कोऑर्डिनेट लिखना मेरे सारे बच्चे जानते होंगे। इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा, इस पॉइंट P का जो y कोऑर्डिनेट है ये होगा -75। और जो ये वाली डिस्टेंस है ये x है, अगर इसको x मानते हो ना, तो इस पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉइंट P का x होगा। y 75 नहीं बेटा, +75 नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव y ऊपर है, तुम तो नीचे की तरफ 75 गए ना, नीचे चलोगे तो y नेगेटिव आएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हो, इसलिए y को नेगेटिव लेना पड़ेगा। ओरिजिन से नीचे की तरफ जा रहे हो ना, नेगेटिव y में 75 चले तो -75 होगा और x कोऑर्डिनेट x होगा। मैंने कोऑर्डिनेट यहाँ पे उल्टा लिख दिया है, कुछ बच्चे याद दिला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ऐसे कुछ गड़बड़ करो तो याद दिलाते रहना, x और y कोऑर्डिनेट होगा -75।
ठीक है, तपिस हो गया ना, करेक्ट। चलो बच्चे, अब पूछा है कि पॉइंट पी तक जाने का टाइम निकालो, तो ये टाइम टी ले लिया। तो देखो बच्चे, इनिशियली पार्टिकल ओरिजिन पे था, तो इनिशियल वाई कोऑर्डिनेट 0 है। फाइनली पॉइंट पी पे आ गया, तो फाइनल वाई कोऑर्डिनेट -75 है। यानी हमारे लिए ये जो -75 है, ये फाइनल वाई का काम करेगा। वाई फाइनल हो जाएगा -75 और इनिशियल वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, ओरिजिन पे है। तो वाई डायरेक्शन में सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे। जब बच्चे वाई डायरेक्शन में सेकंड इक्वेशन यूज करोगे, फ्रॉम y इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वाई इंटू टी प्लस होगा हाफ ए वाई इंटू टी का स्क्वायर। फाइनल y कोऑर्डिनेट है -75, ये पहले ही लिख चुके हो तुम। y की फाइनल वैल्यू -75, y की इनिशियल वैल्यू 0, तो y फाइनल है -75, y नॉट 0 है, प्लस यू आई की वैल्यू मेरे बच्चे लिख चुके हैं 10 है, तो प्लस हो जाएगा यू आई की वैल्यू 10 इंटू टी प्लस हो जाएगा हाफ ए वाई की वैल्यू है -10 इंटू टी का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो बच्चे, ये हो जाएगा -75 इक्वल टू 10t -5t का स्क्वायर। कैलकुलेशन करना सब लोग जानते हैं, इसको लेफ्ट में लाके सॉल्व करना, तो आ जाएगा टी स्क्वायर -2t -15 इक्वल टू 0। फैक्टर करना जानते हो, ये आएगा t-5 इंटू टी प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से t इक्वल टू -3 तो होगा नहीं, तो आंसर होगा t इक्वल टू 5 सेकेंड। यानी टोटल टाइम ऑफ मोशन कितना हो जाएगा, 5 सेकेंड। इसी को आप टाइम ऑफ फ्लाइट भी बोल सकते हो, ये टाइम ऑफ फ्लाइट भी कहलाएगा, आप इसको टाइम ऑफ फ्लाइट भी बोल सकते हो। तो ए से चल के पी तक जाने में, ग्राउंड तक टकराने में कितना टाइम लगेगा, 5 सेकेंड। फिर रेंज निकालना है। रेंज का मतलब इस टावर के बेस से कितनी दूरी पे टकराया, एक्स निकालना है। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर पार्टिकल स्ट्राइक्स द ग्राउंड। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब वही रेंज कहलाता है, यही एक्स आर के बराबर होगा। एक्स डायरेक्शन में सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे, तो एक्स डायरेक्शन में सेकेंड इक्वेशन जब आप यूज करोगे ना, तो फ्रॉम ये हो जाएगा x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू एक्स इंटू टी प्लस हो जाएगा हाफ ए एक्स इंटू टी का स्क्वायर। एक्स नॉट की वैल्यू 0 है, यू एक्स की वैल्यू कितना लिखा था अभी, 10 है, ए एक्स की वैल्यू 0 है, ये हो जाएगा यू एक्स की वैल्यू 10, टाइम आ चुका है 5 प्लस होगा हाफ ए एक्स की वैल्यू 0 इंटू टाइम है 5 का स्क्वायर। तो आंसर कितना आ गया, 50 मीटर। इसी को आप रेंज भी बोल सकते हो। बात समझ में आ गई। 500 नहीं बेटा, 50 आएगा ना, तूने एक जीरो एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, एक जीरो हटा दो। सर क्या हर क्वेश्चन में हाइट दी गई होगी, नहीं है, हर क्वेश्चन में हाइट दी हो बेटा कोई जरूरी नहीं है, कहीं हाइट पूछा भी जा सकता है, उल्टा भी पूछ सकता है, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, चलो अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया, तो अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, अब आप लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे, सभी 2 मिनट का टाइम है, सभी लोग इसको सॉल्व करें। इसको होमवर्क दे दूं क्या, आगे 2 क्वेश्चन और हैं, इसको मैं होमवर्क दे देता हूँ, ऐसे ही सॉल्व करना जैसा मैंने बताया था, और सीट का मैं डिस्कशन करा देता हूँ, ठीक ना। देखो बेटा, अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैंने समझा दिया, फिर से ये टॉवर है, यहाँ पे फिर से दे रखा है टॉवर, वर्टिकल टॉवर है। क्वेश्चन समझा देता हूँ। पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली फेंका 20 से, हाइट है 45, यहाँ से जाके यहाँ पे गिरा, यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम निकालो, कितने डिस्टेंस पे जाके गिरेगा ये निकालो। सेम क्वेश्चन है, बात समझ आ गई। और अगला क्वेश्चन भी कुछ वैसा ही है, फिर से ये वर्टिकल टॉवर है, यहाँ से पार्टिकल को हमने फेंका और क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। ठीक है, ये दोनों होमवर्क रहेंगे, आप अटेम्प्ट करना, अगली क्लास में डिस्कस कर दिया जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक मेरे बच्चों को समझ में आ गया होगा।
अब चलो डिस्कशन कराते हैं, ठीक है ना। जो सीट का होमवर्क दिया था उसको डिस्कस कर लेते हैं। चलो बच्चे निकालो, डिस्कस कर लेते हैं। पढ़ाने का काम खत्म, अब करते हैं डिस्कशन, ठीक ना। सबसे पहले क्या डिस्कस करें? S1 निकालो बच्चे, S1 में दिया था ना। एक सीक्वेंस में चलते हैं, S1 देखते हैं, ठीक है। S1 में 1 to 5 तो हो गया था। S1 में 6 to 11 दिया था होमवर्क में। हमने, हाँ बेटा, 6 to 11 दिया था ना। किसी बच्चे को जिस क्वेश्चन में डाउट होगा वो क्वेश्चन नंबर टाइप कर देना मैसेज में। क्वेश्चन नंबर 6 में किसी बच्चे को डाउट है, आदित्य को 8 में डाउट है। पहले 6 चेक करते हैं बेटा ना। किसी बच्चे को 6 में डाउट हो गया, क्लास में करा दिया था। किसी बच्चे को 7 में डाउट, किसी बच्चे को 7 में डाउट, आदित्य 7 में डाउट है, ध्रुव को भी है, केशव को नहीं है, अंकित को है, ठीक है। जिनको 7 में डाउट है वो लोग देख लें। देखो बच्चे, 7 में क्या दे रखा है ना, एक क्रिकेटर है कैन थ्रू ए बॉल टू ए मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। क्रिकेटर कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तक बॉल को फेंक सकता है? 100 मीटर तक। ये रेंज की मैक्सिमम वैल्यू दे रखा है, 100 मीटर से ज्यादा नहीं फेंक पाएगा। इसका मतलब ये हुआ, ये मैं 7th की बात कर रहा हूँ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेंज की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है ना वो 100 है। तुम्हें मैंने बताया था रेंज कब मैक्सिमम होती है, थीटा इक्वल टू 45 पे फेंका होगा। और रेंज की मैक्सिमम वैल्यू आती है वी नॉट स्क्वायर बाई जी, यानी वी नॉट स्क्वायर बाई जी की वैल्यू हो गई 100। फिर पूछा है कि वो कितनी मैक्सिमम हाइट तक ऊपर बॉल को फेंक सकता है। अगर वो ऊपर फेंके तो अगर वो बॉल को ऊपर फेंकता है ना तो कितनी मैक्सिमम हाइट तक फेंक सकता है? तो एच मैक्स मैंने बताया था वी नॉट स्क्वायर बाई 2g होता है। तो यहाँ पे वी नॉट स्क्वायर बाई जी की वैल्यू 100 है, ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर बाई जी अपॉन 2। तो वी नॉट स्क्वायर बाई जी की वैल्यू 100 मालूम है, तो 100 पुट कर दो, तो 100 बाई 2, तो आंसर होगा 50। यही बहुत मुश्किल क्वेश्चन था, बहुत मुश्किल क्वेश्चन था ना। आसान था, मुश्किल नहीं था, आसान था, ठीक है ना। अब आ जाओ बच्चे 7 के बाद। किसी बच्चे को 8 में डाउट है, 8 में डाउट है आदित्य, और भी कुछ बच्चों को डाउट है। तुमने एक ही गड़बड़ किया होगा, ये जो एंगल 60 डिग्री है ना ये वर्टिकल से है। गलती क्या किए होंगे बच्चे, देखो तुमने थीटा को 60 ले लिया होगा, थीटा 60 नहीं लेना है, थीटा को 30 लेना है। क्योंकि 60 वर्टिकल से है तो हॉरिजॉन्टल से 30 होगा। अब आंसर आ जाएगा, चेक करो बच्चे, हो जाएगा ना। अब तो गड़बड़ किया था फिर सुधार दिया, ठीक है। 8 में जो आंसर आएगा टी इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर बाई जी साइन थीटा। कितने टाइम बाद वेलोसिटी इनिशियल के परपेंडिकुलर हो जाएगी? हो जाएगा ना, वी नॉट स्क्वायर बाई, और यहाँ पे थीटा को रख देना 30, 60 नहीं 30, ठीक है। ये बेवकूफ बनाने के लिए लोग हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल कर देते हैं और हम बेवकूफ बन भी जाते हैं और आंसर गड़बड़ आता है। और एग्जाम में अगर गड़बड़ हो गया तो सीधे 4 की जगह -2 मिलता है, ठीक ना। अब आ जाओ बच्चे 9 में कोई डाउट? किसी बच्चे को 9 में डाउट है? 9 तो क्लास में करा दिया था ना, ठीक है। 9th के बाद 10th में किसी बच्चे को डाउट? सर वर्टिकल तो 60 ना लेंगे। तन्मय, नहीं बेटा, थीट फार्मूले में जो थीटा होता है वो वर्टिकल से नहीं होता है, हॉरिजॉन्टल से होता है। इसलिए हम हॉरिजॉन्टल से एंगल लेंगे, वो 30 आएगा। किसी बच्चे को 10th में डाउट? हाँ 10th में कुछ बच्चों को डाउट है, चलो देखते हैं।
टेंथ आसान है, नोटेशन देख के हम डर जाते हैं कि ये पूछा क्या है। देखो बच्चे, टेंथ में इधर x ले लिया, इधर y ले लिया, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। प्रोजेक्टाइल मोशन का जो x कंपोनेंट है ना ux, ये लिखा हुआ है v नॉट x है क्वेश्चन के हिसाब से। और प्रोजेक्टाइल मोशन का जो y कंपोनेंट uy है ना, ये लिखा हुआ है v नॉट y है। साइन थीटा वर्टिकल के साथ ना होता है, साइन थीटा से मतलब नहीं है। थीटा किसके साथ होता है? एक बेटा ना, ये x है, ये y है, ये v नॉट है, तो हमें थीटा से मतलब है ना यार। साइन थीटा से मतलब थोड़े है, थीटा से मतलब है, थीटा हॉरिजॉन्टल से लेना है, ठीक है। अब देखो बच्चे, ux की वैल्यू दे रखा है v नॉट x, uy की वैल्यू v नॉट y। तो किसी टाइम t पे वेलोसिटी निकालो। किसी भी टाइम t पे तुमको पता है कि वेलोसिटी का x कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होगा, तो ये तो हमेशा सेम रहेगा v नॉट x। और किसी टाइम t पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट निकालो, तो ये हो जाएगा uy प्लस ए वाई इंटू टी। यू वाई का मतलब है वी नॉट वाई प्लस ए वाई की जगह माइनस जी इंटू टी। अब चेक करो, ये वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट हो गया, ये वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट हो गया, तो ये हो जाएगी रिजल्टेंट वेलोसिटी। यहाँ पे एंगल अल्फा ले लो। अल्फा ही लिखा है ना या कुछ और लिखा है? सीट में क्या लिखा है? थीटा टी है किसी टाइम टी पे, तो अल्फा की जगह ये कहलाएगा किसी टाइम पे थीटा टी। ये डायग्राम किसी टाइम टी का है। हो गया सर, हो जाएगा ना। अब आ जाओ बेटा बी पार्ट, ये तो इसका ए पार्ट था। अब आ जाओ बच्चे बी पार्ट में। बी पार्ट में लिखा है कि थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 4 h/m/r, मैक्सिमम हाइट बाय रेंज। तो इसको लिख सकते हो टेन थीटा इक्वल टू 4 टाइम्स h/m/r। ये इक्वेशन आ गया, दोनों तो सेम ही हैं। अब राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाल लो और लेफ्ट हैंड साइड के बराबर प्रूफ कर दो, तो आ जाएगा आंसर। ठीक है, राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालो, अगर वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया तो आंसर आ जाएगा। अब देखो बच्चे, इस इक्वेशन का राइट हैंड साइड ये है 4 टाइम्स मैक्सिमम हाइट बाय रेंज। फार्मूला पुट करो, याद है तुमको। मैक्सिमम हाइट होता है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, अपॉन रेंज होता है वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। देखो बच्चे, वी नॉट स्क्वायर से वी नॉट स्क्वायर गया, जी से जी गया, इसको सॉल्व कर लो। ऊपर बचा 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे बचेगा साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा को लिख लो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और एक 2 और है, यहाँ वाला भी 2 है ना, यहाँ वाला भी 2 बचा हुआ है, तो नीचे एक 2 और आ जाएगा, 2 और 2 मिलके 4। तब तो आ गया ना साइन बाई कॉस टेन थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड। थीटा नॉट मीन्स इनिशियल एंगल है बेटा ना, थीटा नॉट इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। थीटा नॉट का मतलब है इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है। अब आ जाओ बच्चे, किसी को 11 में डाउट है? किसी बच्चे को 11 में डाउट? जय, 11 में डाउट है? चेतन को तो डाउट नहीं है, अंकित को है। कुछ बच्चों को डाउट है, चलो बता देता हूँ डाउट है तो। 11 में क्या दिया है, किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया। क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, एक्स वाई प्लेन विथ वर्टिकल। ठीक है, 2 सेकेंड बाद वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का एंगल बनाती है। 4 सेकेंड बाद इट मूव्स हॉरिजॉन्टली, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। कुछ बच्चों को डाउट है, उनको बता देता हूँ, कुछ लोगों ने तो कर लिया है। देखो बच्चे,
क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है ना, क्वेश्चन नंबर 11 में सबसे पहले तो डायग्राम बना लो। ये ले लिया भाई, यहाँ पे हो गया x, ये x हो गया, ये y हो गया, ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, t इक्वल टू 0 पे फेंका। यहाँ पे x डायरेक्शन में वेलोसिटी है ux, सीधे मैं कंपोनेंट ले रहा हूँ ux और uy, थीटा लेने की जरूरत नहीं है। या तो v नॉट लो तो v नॉट कॉस थीटा, v नॉट साइन थीटा आता है। v नॉट कॉस थीटा, v नॉट साइन थीटा नहीं लेना है तो सीधा सीधा ux और uy ले लो, इससे काम बन जाएगा। बात एक ही है, ठीक ना। ux और uy ले लिया, यहाँ पे हमने फेंका t इक्वल टू 0 पे। एक रिजल्ट मैंने तुमको बताया था कि जब ये पार्टिकल अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होगा ना तो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होगी। और क्वेश्चन में लिखा है कि t इक्वल टू 4 सेकेंड पे वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होती है, और ये ux के बराबर ही है तो पता ही है। t इक्वल टू 4 सेकेंड बाद पार्टिकल की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि t इक्वल टू 4 सेकेंड पे पार्टिकल अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होगा। यानी अगर इस पॉइंट का नाम O देते हो, इसका नाम A देते हो, इसका नाम B देते हो, तो O से चल के A तक जाने का टाइम है 4 सेकेंड। ये बात बता चुका हूँ, जितने टाइम में ऊपर जाएगा उतने टाइम में आगे नीचे आएगा। तो अगर ऊपर जाने का टाइम 4 है तो नीचे आने का टाइम भी 4 होगा। तो अगर O से चल के A तक जाने का टाइम 4 है तो A से चल के B तक आने का टाइम भी 4 होगा। यानी A से B तक का टाइम हो जाएगा 4। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालोगे तो क्या होगा, 4 जाने का 4 आने का, तो 4 और 4 मिलके 8 हो जाएगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 8 सेकेंड। और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का तो t इक्वल टू 4 पे मैक्सिमम हाइट पे कैसे है तन्मय, क्योंकि वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल दे रखा है बेटा, ठीक है ना। क्वेश्चन में लिखा है कि t इक्वल टू 4 पे वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो जाती है, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा हाईएस्ट पॉइंट पे ही होती है। इसीलिए हमने बोल दिया कि t इक्वल टू 4 पे हाईएस्ट पॉइंट पे होगा। अब टाइम ऑफ फ्लाइट आ गई 8 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला यूज कर लो। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2 टाइम्स ui बाई जी इक्वल टू 8 हो गया। यहाँ से ui की वैल्यू आ जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड, जी की वैल्यू 10 पुट कर देना 40 आ जाएगा। यानी ui की वैल्यू आ गई 40। अब जरा t इक्वल टू 2 पे आओ। t इक्वल टू 2 पे कहीं यहाँ पे था पार्टिकल। t इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी का x कंपोनेंट कभी भी ux रहेगा, ये तो कभी चेंज होगा नहीं, हर जगह सेम रहेगा। t इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट vy होगा। जरा t इक्वल टू 2 पे, t इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट निकालो तो vy इक्वल टू हो जाएगा ui प्लस ए वाई इंटू टी। ui की वैल्यू तुम निकाल चुके हो बच्चे, 40 है, तो ui की वैल्यू 40 हो गई। ए वाई की वैल्यू -10 है, इंटू टाइम है 2, ये आ जाएगा 20। इसका मतलब t इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट 20 आ गया। t इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी का x कंपोनेंट ux होगा। तो दोनों का जरा रिजल्टेंट निकालो। दोनों का रिजल्टेंट आएगा बीच में, और ये एंगल दे रखा है 45 है। क्वेश्चन में लिखा है, हाँ बेटा, डिस्कशन पार्ट को मैं हैंडआउट में भेज दूंगा, आदित्य भेज दूंगा, निश्चिंत रहो, ठीक ना। हैंडआउट में भेज दूंगा, डिस्कशन को भी। इसमें क्या करेंगे, देखो बच्चे, टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे रिजल्टेंट वेलोसिटी बीच में आएगी, और इसका एंगल 45 है। जब रिजल्टेंट का एंगल 45 है, इसका मतलब y कंपोनेंट और x कंपोनेंट सेम होंगे, तभी रिजल्टेंट बीच में आएगा। वेलोसिटी का y कंपोनेंट और वेलोसिटी का x कंपोनेंट दोनों का रिजल्टेंट एग्जैक्ट दोनों के बीच में है। इसका मतलब t इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दोनों सेम होंगे। तो t इक्वल टू 2 पे
वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट ux होगा ये vy के बराबर होगा और ये भी 20 होगा। और अगर ये x कंपोनेंट 20 आ गया तो ये तो हर जगह सेम रहेगा, तो ux की वैल्यू हमेशा क्या होगी 20। तो ux आ गया, uy आ गया, तो इनिशियल वेलोसिटी v नॉट क्या बताया था, v नॉट लिखने के लिए क्या बोला था, अगर आप v नॉट लिखोगे ना तो v नॉट इक्वल टू अंडर रूट ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, कैलकुलेशन हो जाएगा ना। चलो बच्चे S1 तो हो गया। अब जरा O1 निकालो। O1 सीट में O1, O1 में कुछ क्वेश्चन दिए थे मैंने। O1 में फर्स्ट क्वेश्चन, किसी बच्चे को कोई डाउट है? O1 का 7 में डाउट है, पहले एक बार शुरुआत में देखते हैं बेटा। अर्चित, आयुष 1 में डाउट है। चलो देखते हैं O1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो हमें देखना है नेक्स्ट O1 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे, O1 के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, वेलोसिटी दे रखा है a इंटू आई कैप प्लस बी माइनस सी टी इंटू जे कैप। ठीक है, जरा एक्सेलरेशन निकालो। t इक्वल टू 0 पे जरा वेलोसिटी निकालना। t इक्वल टू 0 पे जब वेलोसिटी निकालोगे तो v नॉट होगी, ये हो जाएगी a इंटू आई कैप प्लस b इंटू जे कैप। यहाँ पे t को 0 रख दिया, तो ये आई कैप ये काम करेगा ux का और जे कैप के साथ काम करेगा uy का, यानी यहाँ पे ux की वैल्यू हो गई a और uy की वैल्यू हो गई b। इक्वल टू 0 की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी होगी, तो इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट a है, y कंपोनेंट b है, तो ux की वैल्यू a, uy की वैल्यू b। अब जरा एक्सेलरेशन निकालो मेरे बच्चे। a इक्वल टू ये होगा dv बाई dt। इस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो, एक्सेलरेशन आ जाएगा। डिफरेंशिएशन में a इंटू आई कैप कॉन्स्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, b कांस्टेंट है तो इसका भी डिफरेंशिएशन 0, तो b का 0 आ गया, माइनस c कांस्टेंट है छोड़ दिया, t का डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो माइनस c इंटू जे कैप, यानी ये हो जाएगा माइनस c इंटू जे कैप। ये कांस्टेंट है, तो ये जे कैप का मतलब y डायरेक्शन में है, तो ये काम करेगा ए वाई का, तो ए वाई हो गया माइनस सी, ए वाई माइनस सी हो गया। ठीक है, एक्स जेड प्लेन नहीं है बेटा, आई कैप और जे कैप है तो एक्स वाई प्लेन है। आई और जे का मतलब एक्स वाई प्लेन है। तो रेंज पूछा है, तो रेंज का फॉर्मूला तुम्हें पता है, 2 टाइम्स ux इंटू यू वाई अपॉन ए वाई। ux की वैल्यू a है, uy की वैल्यू b है, ay की वैल्यू c है, पुट कर दो, आंसर आ गया। ay में माइनस साइन से कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है सर, क्या डायरेक्ट v इक्वल टू यू प्लस ए टी कह सकते हैं क्या कंपेयर करके? हाँ बेटा बोल सकते हो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी बोल सकते हो, ठीक है सही है, किसका कहना ये है। चलो अब आ जाओ O1 में क्वेश्चन नंबर 2। किसी बच्चे को 2 में डाउट है? प्रीत मेहता 2 में डाउट है, प्रशांत को भी डाउट है। चलो देखते हैं। u दे रखा है, देखो बच्चे इसमें u की वैल्यू क्या है 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप, तो ux 30 हो गया, uy 40 हो गया। यहाँ पे ux और uy की वैल्यू पुट कर दो। दूसरे क्वेश्चन में ux इक्वल टू 30 है और uy की वैल्यू 40 है। फोर्स दे रखा है, क्वेश्चन में फोर्स दे रखा है -6 आई कैप माइनस 5 जे कैप। फोर्स की वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में -6 आई कैप -5 जे कैप। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन m इंटू ए, ये हो जाएगा -6 आई कैप -5 जे कैप। मास की वैल्यू 5 किलोग्राम है तो 5 इंटू ए,
इक्वल टू -6 i कैप -5 j कैप। यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी -6/5 i कैप -j कैप। 5/5 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ax की वैल्यू हो जाएगी -6/5 और ay की वैल्यू हो जाएगी -1। जे कैप के साथ -1 है तो ay -1, आई कैप के साथ -6/5 है तो ax होगा -6/5। अब चेक करो क्या पूछा है। द टाइम इन विच y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम्स 0। किसी भी टाइम t पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट होता है uy प्लस हो जाएगा ay इंटू टी। y कंपोनेंट 0 हो गया। uy की वैल्यू दे रखा है कितना, 4 है। 4 है या 40, एक बार चेक कर लेते हैं। uy की वैल्यू 40 है बेटा, ठीक ना। uy की वैल्यू 40 है, ये 40 है। तो uy हो गया 40 प्लस ay की वैल्यू -1 इंटू टाइम t, तो टाइम आ गया 40 सेकेंड। टाइम हो गया आदर्श? हाँ बेटा टाइम हो गया। 5-10 मिनट का और टाइम लेता हूँ, ओवन डिस्कस करा देता हूँ, फिर बाकी O2 रह जाएगा तो सर अपने हिसाब से डिस्कस करा देंगे, ठीक है। इसके बाद कोई क्लास तो नहीं है ना, चेक करो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सजेट प्लेन है क्या? एक मिनट रुक जाओ भाई, देख लेते हैं। अच्छा देख बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सजेट प्लेन तो हॉरिजॉन्टल वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो एक्सजेट प्लेन है ना वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो मोशन तो वाई जेट प्लेन में, वाई एक्स प्लेन में हो रहा है, ठीक ना, इसलिए जेट से कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गया बच्चे? क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सजेट प्लेन हॉरिजॉन्टल है, तो हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन से मतलब नहीं होता, हमें वर्टिकल प्लेन से मतलब होता है, और वो एक्स वाई ही होगा, तभी तो वेलोसिटी एक्स और वाई में आएगी, ठीक है। चलो बच्चे अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। ओवन में, ओवन के बाद शुरू के 7 क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ, बाकी सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन और डिस्कस करा के छोड़ दूंगा, ठीक है। नो, किसी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट है ओवन में? किसी को नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, ओवन के क्वेश्चन नंबर 4 में किसी बच्चे को डाउट? किसी को नहीं है, हो गया होगा, सब आसान है बेटा ना। 4 में कोई डाउट है? ओवन के 4 में डाउट, 4 में डाउट है कुछ बच्चों को। देखो देखो, जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ओवन का जो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चे ना, ये थ्योरेटिकल है। इसमें क्या है कि थीटा को 30 से 60 बढ़ाया, तो जब थीटा को बढ़ाओगे ना तो साइन थीटा बढ़ेगा, थीटा को बढ़ाओगे तो साइन थीटा बढ़ेगा, और टाइम ऑफ फ्लाइट में 2u साइन थीटा होता है। साइन थीटा बढ़ेगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ेगा, इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज करेगा, ठीक ना। टाइम ऑफ फ्लाइट कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज करेगा। सेम का मैक्सिमम हाइट में है। मैक्सिमम हाइट में साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो साइन थीटा बढ़ेगा तो साइन स्क्वायर थीटा बढ़ेगा तो एच भी बढ़ेगा। इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट ये दोनों कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज करेंगे, थीटा बढ़ाने पे, 30 to 60 करने पे। अब जरा रेंज देखो बच्चे, रेंज क्या होता है, 45 पे मैक्सिमम होता है, तो जब एंगल 30 से बढ़ा के 45 करोगे तो रेंज बढ़ेगा। 45 पे रेंज मैक्सिमम होगा और फिर उसके बाद कम होने लगेगा, तो रेंज पहले 30 से 45 तक तो रेंज बढ़ेगा, उसके बाद फिर डिक्रीज करेगा, ठीक ना। आंसर आ गया होगा। अब बेटा 4 के बाद 1 में 5 में किसी बच्चे को डाउट? 1 के 5 में किसी बच्चे को डाउट? 5 में तान्या, तान्या को डाउट है भाई 5 में। देखो बेटा क्या दिया है ना, सपोज अ प्लेयर हिट्स सेवरल बॉल्स, which baseball will be in the air for the longest time। बहुत सारी बॉल को फेंकना, जो सबसे ज्यादा हाइट तक जाएगा
जो बॉल सबसे ज्यादा हाइट तक जाएगा वो सबसे ज्यादा टाइम तक एयर में रहेगा। जो बॉल सबसे ज्यादा टाइम तक एयर में, जितनी ज्यादा हाइट तक जाएगा वो सबसे ज्यादा टाइम तक एयर में रहेगा। तो कुल मिला जुला के टाइम ऑफ फ्लाइट को मैक्सिमम करना है, टी को मैक्सिमम करना है। कौन सी बॉल सबसे ज्यादा टाइम तक एयर में रहेगा, यानी टी को मैक्सिमम करना है। और टी होता है 2 u(i)/g। इसको मैक्सिमम करना है, जी तो कांस्टेंट है, इसका मतलब ui को मैक्सिमम करना पड़ेगा। और जब ui मैक्सिमम होगा तो h क्या होता है, ui²/2g। अगर ui मैक्सिमम है तो h भी क्या होगा, मैक्सिमम। तो वो जिस बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट सबसे ज्यादा होगा उसकी मैक्सिमम हाइट भी सबसे ज्यादा होगी, या जो सबसे ज्यादा हाइट तक ऊपर जाएगा वो सबसे ज्यादा देर तक हवा में रहेगा। यही आंसर है। ठीक है, टाइम हो गया बेटा, हाँ मुझे पता है, बस एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, तो सी भी तो हो सकता है। 1 मिनट, सी ऑप्शन देखते हैं बेटा, किसी ने पूछा है, सी भी तो हो सकता है। द वन विथ ग्रेटेस्ट इनिशियल वेलोसिटी, नहीं बेटा, ग्रेटेस्ट इनिशियल वेलोसिटी का मतलब और है, ये वी नॉट लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इनिशियल वेलोसिटी में, तो उसका मतलब वी नॉट लिखा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गई, वी नॉट लिखा हुआ है। तो वी नॉट तो दोनों में आएगा ना, तो वी नॉट तो टाइम ऑफ फ्लाइट में भी आएगा। सिर्फ वी नॉट से नहीं बोल सकते ना, टाइम ऑफ फ्लाइट का वी नॉट से मतलब नहीं है, सिर्फ यूआई से मतलब है। अंकित है सर, डी ऑप्शन क्यों नहीं होगा, डी में क्या है भाई, द वन लिविंग द बैट। 45 पे तो रेंज मैक्सिमम होगी ना, 45 पे बेटा रेंज मैक्सिमम होगी, हाइट मैक्सिमम नहीं होगी। हाइट मैक्सिमम के लिए थीटा को 90 करना पड़ता है। अगर तुम्हें याद हो तो जहाँ यू मैक्सिमम होगा ना, यू मैक्सिमम के केस में यहाँ पे थीटा 90 होता है, और एच मैक्सिमम के केस में भी थीटा 90 होता है, मैंने बताया था। तो अगर टी को मैक्सिमम करना है तो थीटा 90 होगा, तो और 90 पे एच भी मैक्सिमम होगा। रेंज तो मैक्सिमम 45 पे होगा। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में, किसी बच्चे को डाउट है? 6, केशव 6 में डाउट है? अविनेश को तो नहीं है, अनिवेश को तो नहीं है, केशव को डाउट है। कोई नहीं, 6 में बता देता हूँ, बस 2 क्वेश्चन है, डिस्कस करके छोड़ दूंगा, 6 और 7, बाकी सर को बोल दूंगा और डिस्कस कराएंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखो बच्चे, सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 6 का ना चेक करो कि बॉल को ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा। ए से चल के बी तक जाने में बॉल को जितना टाइम लगेगा ना, वो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। तो वी नॉट, यू की वैल्यू 15 है, एंगल 37 है, तो यही वी नॉट का काम करेगा। तो बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो। मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूँ, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 6 में वी नॉट दे रखा है, कितना है, 15 है, वी नॉट 15 है, थीटा 37 है। तो इसमें क्या होगा, वी नॉट है 15, थीटा है 37, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो। ये हो जाएगा 2v0 साइन थीटा बाई जी। तो 2v0 की वैल्यू 15, साइन थीटा का मतलब साइन 37 अपॉन जी की वैल्यू 10। ठीक है, यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब देखो, आदमी चल रहा है, जिस टाइम पे बॉल ए से चला उसी टाइम पे आदमी भी चलना शुरू कर दिया, और जब ये बॉल बी पे पहुंचा तो आदमी भी बी पे पहुंच गया, तभी तो कैच कर पाएगा। जब ये बॉल ए से चल के बी तक जाएगा तो उतने टाइम में आदमी को पी से चल के बी तक जाना पड़ेगा, तभी बॉल को कैच कर पाएगा। यानी आदमी को पी से चल के बी तक जाने में जो टाइम लगेगा ना, वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा। आदमी की स्पीड पूछा है, आदमी का टाइम ऑफ मोशन मिल गया। आदमी कितना दूर चला, 9 मीटर। आदमी कितना चला, 9 मीटर। आदमी की स्पीड मान लो v है, तो इक्वेशन लिख लो, फॉरमैन
डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना चला 9 मीटर, स्पीड निकालना है, टाइम कितना लगा टी के बराबर, तो इस टी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना। अब आ जाओ बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 में कुछ बच्चों को डाउट है, मैं बता देता हूँ, देखो क्या होगा। A ball is projected horizontally. After 3 seconds from projection, its velocity becomes 1.25 times of the velocity of projection. ध्यान रखना, पार्टिकल को हवा में फेंकना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा है कि पार्टिकल को हमने एयर में फेंका है, कुछ हाइट से फेंकना पड़ेगा या टावर पर से फेंकना पड़ेगा। क्योंकि अगर तुमने इस पार्टिकल को जमीन पर से फेंका, सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो यही होता है कि बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को जमीन पर से फेंक देते हैं। मान लो तुमने इस पार्टिकल को ग्राउंड से फेंक दिया, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट से हॉरिजॉन्टल, तो हवा में तो जाएगा ही नहीं। सबसे बड़ी गलती यही होती है कि कुछ बच्चे इसको अर्थ पे फेंक देते हैं, ग्राउंड सरफेस पे। अगर तुमने ग्राउंड सरफेस पे फेंक दिया तो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा ही नहीं भाई, ये तो सीधे जाएगा ना इस अर्थ पे, ग्राउंड पे, तो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा ही नहीं, स्पीड चेंज होगी ही नहीं, हर जगह v नॉट रहेगी, कहीं स्पीड चेंज होगी नहीं, 1D मोशन हो जाएगा। यानी ऐसे सॉल्व नहीं करना है। ग्राउंड सरफेस पे फेंकने पे कहानी खराब हो जाएगी, क्योंकि 1D मोशन होगा, स्पीड चेंज नहीं होगी। और क्वेश्चन में स्पीड चेंज हो रही है, इसका मतलब ग्राउंड से ना फेंक करके कुछ हाइट से फेंका होगा। अब जिन बच्चों से गलती हुई होगी, अब वो सॉल्व कर लेंगे मेरे हिसाब से। किसी हाइट से फेंका v नॉट से, अब ये पार्टिकल नीचे जाके ऐसे गिरेगा, यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे यहाँ से चला था, t इक्वल टू 3 पे यहाँ पे। अब कर लेंगे, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कर लेंगे, हो जाएगा बेटा। अभिजीत का कहना हो जाएगा, कुछ बच्चों का कहना हो जाएगा ना। इसके बाद भी किसी को डाउट हो तो बताओ, मैं बता देता हूँ। अब तो हलवा क्वेश्चन है, हो जाएगा। ठीक है, चलो बच्चे, ओवन में 7 पे डिस्कस करा दिया, बाकी बचे हुए क्वेश्चन मैं राहुल सर को बता दूंगा कि कहाँ तक डिस्कस करा दिया हूँ, कितना बाकी है। अपना हैंड आउट उनको मैं भेज दूंगा, उनको सारी कहानी सुना दूंगा, सब बता दूंगा कहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है। इसमें एक आध पोर्शन और बचा हुआ है प्रोजेक्टाइल मोशन में, बची हुई चीजों को सर पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो बच्चे मीटिंग खत्म किया जाए, मीटिंग खत्म करें। ठीक है, अब हो जाएगा ना। चलो अब सर से पढ़ना, अब मेरे से मुलाकात, क्या पता जब ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी तुम आओगे तो हो सकता है यहाँ पे भेंट होगी, मैं तो यहाँ पे रहूंगा है। उम्मीद करते हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि ऑफलाइन क्लास जितना जल्दी से जल्दी हो शुरू हो जाए। ठीक है, तो ऑफलाइन क्लास जिस दिन शुरू होगी, एलन में आओगे ही, मैं भी यहाँ पे रहूंगा, हो सकता है यहाँ पे भेंट हो। बाकी अभी ऑनलाइन में तो आप अपने सर से पढ़ना, ठीक ना। ओके बेटा, बाय बाय, सबको बाय बाय। बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करते रहना। उत्कर्ष नाम पूछ रहा है, नाम पहले दिन बताया था, वेद प्रकाश। उत्कर्ष बेटा नाम पहले दिन बताया था, वेद प्रकाश। ठीक है, ओके, मीटिंग खत्म करो ना। चलो बच्चे, अब मैं मीटिंग खत्म करूंगा।